तो एएलपी सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो पूरी तरीके से निपट चुका है और अब जो हमारा मेनली फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है ग्रुप डी के ऊपर ही। और यहीं पे हम लोगों को कुछ सीख लेने की आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चों। एएलपी सीबीटी 2 का जो पार्ट ए का पेपर था जिसमें बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैथ्स और रीजनिंग थी, वो पूरी तरीके से पेपर फंसा है। जो करवाया गया वही फंसा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो ट्रेड है उसने कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को फंसाया है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ट्रेड बिल्कुल बाहर से थी तो सिलेबस से ही, लेकिन प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट था, यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर आप एएलपी की भी तैयारी करेंगे तो आप लोगों को यह सलाह दी जाती है कि मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल एक एक चीज जैसे एनसीईआरटी में कवर करते हैं ठीक इसी तरीके से आप लोगों को वो ट्रेड भी कवर करनी होगी। और ये सीख लेने की आवश्यकता है हमें, जैसे ग्रुप डी 2022 के अंदर हुआ था, सिर्फ और सिर्फ 10th की एनसीईआरटी से पूछा था, 9th की एनसीईआरटी से नहीं पूछा था। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस बार एएलपी में अगर देखें तो मेरे प्यारे बच्चों यही काम हुआ कि एएलपी में 2019 में आसान दिया और 2000 या एएलपी 2019 के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में, लेकिन इस बार जो है 2025 के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज्यादा नहीं थी। अब बच्चा इस तरीके से तैयारी करेगा, मान लेते हैं कि 2025 में भाई न्यूमेरिकल नहीं आए हैं, बेसिक थ्योरी पढ़ के चले जाओ और अगली बार वो फिर से टफ कर देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को भी दोनों तरह से तैयार रहना है। जो मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूं कि आप ये मत समझना कि 2022 के अंदर सिर्फ ग्रुप डी 2022 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10th एनसीईआरटी से आया है तो 2025 के अंदर भी 10th एनसीईआरटी से ही आएगा। मेरे प्यारे बच्चों जितनी इंपोर्टेंट 10th एनसीईआरटी है उतनी ही इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए 9th की एनसीईआरटी है। और आप लोगों के पास बहुत सारे सोर्सेज होंगे, लोग कोई ये किताब कोई वो किताब पढ़ाता है। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं ये जो एनसीईआरटी है मेरे प्यारे बच्चों एक एक वर्ड यहीं से आएगा। आईटीआई में भी उसने यही किया है कि जो आईटीआई की बुक है निमी पैटर्न पे बेस्ड वहीं से क्वेश्चंस उठाए हैं, वो हमेशा से इन बुक से क्वेश्चंस उठाता रहा है जो आप लोगों की एनसीईआरटी की किताबें हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी दूसरी किताब तब पढ़ना जब आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाए। अच्छा, एक सवाल और बहुत सारे बच्चों का आ रहा है कि भैया अब हम लोग जो है बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाह रहे हैं और क्या इस बैच में एनरोल हो जाए क्या? तो मैं कहूंगा आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, इस बैच में एनरोल होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बैच जो है बहुत आगे निकल चुका है। 60% से ज्यादा सिलेबस इसमें कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पे आओगे तो आप लोग पीछे रह जाओगे। कुछ दिन बाद आप लोगों को लगभग नेक्स्ट मंथ के आसपास, नेक्स्ट मंथ में मान लीजिए आप लोगों को एक नया बैच, फाउंडेशन बैच मिलेगा जिसमें तीनों एग्जाम्स एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आप तीनों के तीनों एग्जाम की बिल्कुल साथ में तैयारी कर पाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों अब जो है ये जो आप लोगों के टारगेट रोके गए थे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा था, बहुत सारा बच्चा ऐसा था जो एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम देने गया था, तो आप लोगों की ही सहमति से टारगेट रोके थे, लेकिन अब टारगेट नहीं रुकेंगे और आप लोगों का जो सिलेबस है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं बहुत अच्छे से, जितना समय आप लोगों को इस समय मिल रहा है ना एक एक चीज को कवर करने का, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसका लुत्फ उठा रहे होंगे, यानी कि अपने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। और आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जगह सिर्फ एक बार लिख के और अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये जो समय आप लोगों को मिला है आगे इतना समय नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी बैच आएगा उसमें इतना ज्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि पेपर की डेट आ जाएगी, उस समय पे आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, तो उतना टाइम लगा के आप चीजों को नहीं कर पाओगे। इसलिए एक एक चीज को अभी क्लियर कर लो, जितनी भी चीजें याद करने वाली हैं उनको याद कर लो, उस टाइम पे रिवीजन करोगे तब जाके सिलेक्शन होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक ही चीज को 10 बार पढ़ोगे तब जाके वो आप लोगों की सिलेक्शन लायक बनाएगी आपको। आप सोचते हैं कि मैं तो एक बार पढ़ लिया अब मुझे दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं है, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तो गाइस बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। बार बार समझाता हूं मैं। अब मैं आप लोगों को जो ये टाइम देता हूं कि ये टाइम मिला है, जैसे कि अभी एएलपी सीबीटी 2 का, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि टारगेट दे दो। अरे बेवकूफो, टारगेट तो मैं अगले 20 दिन के अंदर खत्म करवा दूंगा, सिलेबस तो मैंने 25 दिन के अंदर निपटवा दिया, लेकिन सिलेबस निपटना इंपॉर्टेंट नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे। एक एक चीज आपके दिमाग में घुसाने का भी टाइम है, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। ये है हमारा टारगेट डे 9 और इसके अंदर इस बार जो हम लोग करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है
कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर बार एग्जाम में आती हैं, लेकिन उनको जो याद करना होता है वो डिफिकल्ट होता है। जैसे कि हम लोगों ने जनवरी फरवरी की और जनवरी से दिसंबर तक की इंपॉर्टेंट डेट्स याद करी कि किस डेट को क्या मनाया जाता है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। और ये और बता दीजिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी दिवस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और पर्यावरण दिवस ये जरूर से जरूर बता दीजिएगा, तो वहां से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों वो टॉपिक हमारा कवर हुआ, तो हम लोग कहां पे आ गए, उपकर। इसके अलावा हम लोगों ने क्या कहा, प्रमुख खोजें की, इंपॉर्टेंट जो खोजें थी वो भी हमने की कि कौन सी चीज की खोज किसने की। ऐसे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देखने में बहुत आसान होते हैं। अगर आपको आता है तो बहुत आसानी से नंबर दे देगा, और अगर नहीं आता है तो आप नंबर अपना कटवा दोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बार हम लोग लेके आए हैं 10 प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य, ये आपको याद करना है। जैसे कि आप लोगों से पूछ रहे सिस्मोग्राफ किस काम में आता है, समझ रहे हैं आप लोग, राडार का काम क्या होता है, इस टाइप की चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा 10 हम चिकित्सा संबंधी खोजें कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे, चिकित्सा संबंधी खोजें। ये कौन सी खोज है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, रेबीज के टीके की खोज किसने की, पोलियो की खोज किसने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी से रिलेटेड जो खोजें हैं वो ज्यादा आती हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों एक दिन में याद हो नहीं सकती हैं, इसलिए हम चिकित्सा विज्ञान संबंधी जो खोजें हैं उन्हें 10-10 करके याद करेंगे, और ये इसी तरीके से याद हो सकती हैं। ये एक बेस्ट टेक्निक है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा करके याद किया जाए। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक साथ याद करने की कोशिश करिए, टीचर्स भी एक दिन में याद करा देते, क्या ये याद हो जाएंगी, कभी याद नहीं हो सकती, इस बात को आप समझ लीजिए। ये हो गया चिकित्सा विज्ञान संबंधी खोजें। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स की ट्रॉफी, हम लोग कवर करेंगे। क्या करेंगे, स्पोर्ट्स की ट्रॉफी कवर करेंगे। स्पोर्ट्स में ट्रॉफी जैसे कि वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, समझ रहे हैं आप। वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में किस खेल से संबंधित है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारी ट्रॉफी होती है, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफीज होती हैं, फुटबॉल से संबंधित होती हैं, वॉलीबॉल से भी होती हैं, हर चीज से होती हैं। तो गाइज उनमें से कुछ इंपोर्टेंट है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा नोट्स में, बस वही याद करनी है आप लोगों को। और देखो बहुत सारे बेवकूफ बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स नहीं बना रहे हैं इस टाइम पे। बेटे टाइम है, अगर आज नोट्स नहीं बना पाया ना तो जिंदगी में कभी नोट्स नहीं बना पाएगा, ये समझ ले, क्योंकि एक एक हफ्ता इतनी सी चीज को कवर करने के मिल रहा है। यही चीजें अभी जब हम आगे कवर करेंगे 2-2 दिन में, 3-3 दिन में कवर करेंगे, इसलिए अभी टाइम है। आप लोग कहते हो कि भैया आपके नोट्स में समझ नहीं आ रहा, अरे तो जो लेक्चर दिया उसका क्या कर रहा है तू, कैसे समझ नहीं आ रहा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, तू लेक्चर नहीं देख रहा है भाई, तभी तूने ये बात बोली है। अगर तूने लेक्चर देखा होता तो ये बात बोलता ही नहीं, क्योंकि सेम चीज जो नोट्स में है वही लेक्चर के अंदर है। तो अगर नोट्स में कोई लाइन समझ नहीं आ रही है तो वो लेक्चर में तो समझ आ रही होगी, तो लेक्चर में से नोट कर लो। नोट्स तो मैं सिर्फ हेल्प के लिए देता हूं, कायदे में तो अपने नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको वो नोट्स जरूर से जरूर बनाने हैं। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोग कवर करेंगे, या नीति निर्देशक सिद्धांत हम लोग करेंगे। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर से जरूर बताएं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो किस देश के संविधान से हम लोगों ने लिए हैं, ये जरूर से जरूर बताइएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सब जगह पे संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, संविधान से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हम संविधान को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराते हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। साइंस, इस बार जो साइंस में टारगेट है, पिछली बार हम लोगों ने जो चैप्टर कंप्लीट किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कर लिया होगा। आप लोग टाइम तो बहुत वेस्ट करते हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो तुम कर रहे हो ना इस टाइम पे, ये सारी की सारी चीजें एएलपी-सीबीटी 2 में एज इट इज आई हैं, कुछ भी नया नहीं आया एलपी-सीबीटी 2 में, कुछ भी नया। और मैं अपने बच्चों से बार बार कह रहा था, किसी टीचर ने पूरे यूट्यूब पे एएलपी-सीबीटी 2 के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़वाई होगी, लेकिन मैंने एनसीईआरटी से कनेक्ट करके करवाया, और वहां पे जाके पेपर देखो, पूरा का पूरा पेपर उसी से मैच किया जैसा आप लोगों को करवाया गया। बाकी जगह पे जाके देखते ना, इतने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस करवाए जा रहे थे कि बच्चा खुद पागल हो जा रहा था, जबकि हमने कहा कि आप एनसीईआरटी से कनेक्ट करके पढ़िए, वहीं से सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को वो बात समझ नहीं आई। आप पेपर देख लेना, मैं कह रहा हूं, मैं डंके की चोट पे ये बात बोल रहा हूं, पेपर की आंसर की आ जाएगी 10 तारीख के आसपास, आंसर की निकालना और आप सोल्व करके देखना, आधे से ज्यादा क्वेश्चंस आप सोल्व कर लोगे, 80% क्वेश्चंस तुम सोल्व कर लोगे, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी, समझ रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पढ़ाया जाता है उस चीज पे बिलीव करिए और चीजों को पढ़िए, जो चीज करवाई जा रही है वहीं से पेपर फंसेगा आपका। नेक्स्ट, ये हम लोग इस बार चैप्टर कवर करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, एएलपी सीबीटी 2 के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ग्रुप डी के अंदर, टेक्नीशियन के अंदर, एएलपी सीबीटी 1 के लिए, जेई सीबीटी 1 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। यहां से क्वेश्चंस भर भर के पूछे गए हैं पहले भी और इस बार भी पूछे जाएंगे। चाहे विद्युत मोटर हो, चाहे विद्युत जनरेटर हो, चाहे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, इतने क्वेश्चंस पूछे गए यहां से, चुंबक, और बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के। तो जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। आप क्वेश्चंस देखें इसके 2022 के, आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहां से जो क्वेश्चंस करवाए गए आए हैं वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है। जब तक आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी तब तक आप नहीं कर पाओगे। इसलिए 10th की एनसीईआरटी साइंस की और 9th की एनसीईआरटी साइंस की आपके पास होनी ही चाहिए। उसकी मार्किंग मैं प्रोवाइड करवाता हूं, अगर आपके पास नहीं है तो प्रिंट आउट ले लो जो मैं करवा रहा हूं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। अच्छा, एक बच्चे ने कल परसों में देख रहा था, वो कह रहा था कि भैया ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, ये कौन सी एनसीईआरटी में है? मेरे प्यारे बच्चे, अगर तूने ध्यान से पढ़ा हो तो जो 6 चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, उसके अंदर भी सिस्टम थे। आप बताइएगा कमेंट करके उसके अंदर कौन कौन से सिस्टम आपने पढ़े। और ये जो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, इसके दिमाग से समझ, इसमें आपको समझ आ रहा होगा नियंत्रण, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल कहां से होता है? दिमाग से। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आप पढ़ोगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सब कुछ आपकी एनसीईआरटी में है, लेकिन आपको पता तो हो। आधे से ज्यादा स्टूडेंट को तो चैप्टर नहीं मालूम होते हैं, तो वो कहां से करेंगे? तो कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन को हाफ चैप्टर करेंगे, ये बात ध्यान रखना। पूरा चैप्टर अभी कवर नहीं करना है, पूरा चैप्टर हम इसको कवर करेंगे विद एग्जाम्पलर, निपटाते चलना, टाइम नहीं है बाद में। एग्जाम्पलर भी करते चलो, टेस्ट लगाते चलो, जो टेस्ट है वहां पे वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। अब आप लोगों को बहुत सारा सिलेबस निपट चुका है, अब टेस्ट लगवाना शुरू करूंगा आप लोगों से, और जो इग्नोर करेगा वो भुगतेगा। 32,000 वैकेंसीज है, आप समझ लो कितना तगड़ा हाल है। तो अगर आप लोग नहीं तैयारी करोगे अच्छे से और नहीं सुनोगे तो गाइस बाद में पछताना पड़ेगा आप लोगों को। और मैं पेपर की गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप पेपर उठा लेना जब एएलपी सीबीटी 2 की आंसर की आएगी, और अपने आप को मैच करा लेना। ग्रुप डी वालों से भी कह रहा हूं, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आप कितना पेपर सोल्व कर पा रहे हो। बहुत ज्यादा संख्या में आप क्वेश्चंस वहां से कर पाओगे। नेक्स्ट है यहां पर, इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र भी हम लोगों को कवर करना है। नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा, लेक्चर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। कोई भी चीज नोट्स में समझ ना आए, सीधा लेक्चर देख तो रहे हो, लेक्चर के साथ नोट्स रखो और फिर अपने नोट्स बनाओ। क्या दिक्कत आ रही है? या लेक्चर से डायरेक्टली नोट्स बनाओ, उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आप लोग करना नहीं चाहते हो, तो उस चीज का भाई परिणाम तो आप लोगों को मिलेंगे ही। नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स में जो हम लोग इस बार कवर करेंगे, मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा चैप्टर मैंने नहीं दिया है आप लोगों को इस बार। आप सिर्फ और सिर्फ एवरेज कवर करेंगे। अगर आपके पास टाइम बचेगा तो हम इस बार टाइम एंड वर्क का बेसिक कंप्लीट करेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ बेसिक कवर करेंगे इसका। और टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का जो बेस है वो दोनों का सेम है। चाहे ए और बी दोनों मिलकर एक काम को कर रहे हो, चाहे ए टंकी और बी टंकी मिलकर किसी बड़े टैंक को भर रही हो, सेम ही चीज होती है, सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट टारगेट में भी ये चैप्टर रहने वाला है, बस अगली बार ये रहेगा टाइम एंड वर्क प्लस पाइप एंड सिस्टम। अगली बार उसको कंप्लीट करेंगे, इसलिए इस बार टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट सीखेंगे बेसिक बिल्कुल, और एवरेज चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, जो रीजनिंग है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो चैप्टर मैंने इसमें डाला है सीटिंग अरेंजमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर मैंने इसलिए डाला है, ये ग्रुप डी 2022 में इतने भर भर के क्वेश्चंस आए हैं यहां से, और तो और आप लोगों के ना सिर्फ ग्रुप डी 2022 में बल्कि एएलपी में, जेई में, सब जगह यहां से क्वेश्चंस आए, एएलपी सीबीटी 2 में भी यहां से क्वेश्चंस आए। इस चैप्टर को स्टार्टिंग में देखिए, ये क्या है, प्रैक्टिस पे बेस्ड है। जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना ज्यादा अच्छे से आप वहां पे एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। पहली बार में तो सलाह दी जाती है कि आप इन क्वेश्चंस को ना करें, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं और वहां पे एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं, सबके नंबर बराबर ही होते हैं, तो इन क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है और लास्ट टाइम पे आपके पास 2 मिनट 4 मिनट बच रहे हैं, तो उस टाइम पे आप अपने नंबर खींच लोगे या नहीं खींच लोगे? और इतना टफ कंपटीशन हो गया है कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना मतलब गुनाह के बराबर है ये चीज। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एक एक चीज इसकी कवर करें, साथ में 2 प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के लगाएंगे, 2 मैथ्स के लगाएंगे, जो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे हैं, और बेहतरीन तरीके से तैयारी के लिए रेडी रहिए।
घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज का जो सारा कंटेंट है वो टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को मिल रहा होगा। और इस बैच में मत ज्वाइन होइएगा। जो नए बच्चे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस बैच में अब ज्वाइन मत होइए, क्योंकि इस बैच में बहुत चीजें आगे निकल चुकी हैं। फाउंडेशन आएगा जिसमें आप लोगों को सारे के सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज करवाई जाएगी। बहुत बेहतरीन तरीके से आप चीजों को कवर कर लेंगे। अभी के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट फॉलो कर सकते हैं और अपनी चीजों को कवर कर सकते हैं। बाकी साइको वाले परेशान मत होना, साइको के लिए गाइड करेंगे, तैयारी कर रहा हूं मैं और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से गाइडेंस देंगे। फालतू चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है। कहीं ऐसा ना हो जिसने आज तक खुद ने साइको ना दिया हो वो आपको साइको के बारे में आके गाइड करे। कुछ बेवकूफों ने पिछली बार इस तरीके की बातें की कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर तुमने निगेटिव कर दिया तो तुम फेल हो जाओगे, ये हो जाओगे। अरे कुछ नहीं होता यार, जिसने पेपर दिया है उसी को पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हमने निगेटिव भी किया है, सब कुछ किया है, सब चलता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि निगेटिव कर दोगे तो ये हो जाएगा। हमें 42% टी स्कोर लाना होता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। आई होप कि आप लोगों की बातें समझ आ रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।